बेटा जी अस्सलाम वालेकुम। मॉडल पेपर मिल गए और क्लियर हो गया कि आपके पेपर्स कैसे आएंगे। सेक्शन ए 40%, सेक्शन बी 40% और सेक्शन सी 20%। अब हम इस मॉडल पेपर को सोल्व करते हैं। कोशिश करते हैं कि मॉडल पेपर को उस तरह सोल्व करें जैसे आपने बोर्ड के एग्जाम में करना है। बेटा स्टेप्स का ख्याल रखिएगा, स्टाइल का ख्याल रखिएगा, स्पीड का ख्याल रखिएगा, ये तीन गोल्डन है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। बोर्ड के सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है उसमें कि अगर सेट वन -4 + 6 आयोटा हो, जेड टू 5/2 -2 आयोटा हो, तो वेरीफाई कीजिए Z1 + Z2 होल बार इज इक्वल टू Z1 बार + Z2 बार। तो बेटा इसको प्रूव करने की खातिर आसान तरीका आपको बता देता हूं कि आपने इसको नीचे लिखना है। जिसे साबित करना है, जिसका प्रूफ करना है, उसे नीचे लिखना है। इसी तरह इसमें वैल्यूज पुट करनी है। बार डाल लीजिएगा। Z1 की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे -4 + 6 आयोटा, और Z2 की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा। इसी तरह Z1 की वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा -4 + 6 आयोटा, और ऊपर बार डाल प्लस सेपरेटली आपने 5/2 -2 आयोटा जो कि Z2 की वैल्यू है ये पुट की। अब देखिए यहां तो बार हटाने पर इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज हो जाएगा, तो आप बार हटा दीजिए और ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा। इसी तरह ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा। बार हट गया, लेकिन यहाँ बार नहीं हट सकता क्योंकि ये जो है इमेजिनरी नंबर नहीं है, ये कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब जब तक इनको सॉल्व नहीं करते बार नहीं हटा सकते। तो आपने इसे सॉल्व करना है। पहले ब्रैकेट खोलनी है, बार ऊपर लगा लेगा। इसके बाद आपने ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, इसे सॉल्व करना है। ये इमेजिनरी पार्ट है, इसे ये इमेजिनरी पार्ट है, ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे। तो जनाब आपके पास यहाँ होगा -4 + 5/2 +6 आयोटा -2 आयोटा -2 आयोटा, और ये ब्रैकेट खोल लीजिएगा। आप जानते हैं ये रियल है और ये भी रियल है, दोनों का एलसीएम ले लें। 2 4 ज़ा 8, तो -8 + 5, और 6 आयोटा में से 2 आयोटा निकला तो 4 आया, ऊपर 12। इसी तरह आप जानते हैं कि इसको सोल्व किया जा सकता है, तो -4 + 5/2 इकट्ठा कीजिए, और -6 आयोटा +2 आयोटा इकट्ठा कीजिए। -8 + 5 जो है ये -5/2 है। यहां भी एलसीएम ले लीजिएगा, और ये -4 आयोटा। अब आप बार हटा सकते हैं जनाब, अब बार हटा सकते हैं। तो बार हटाइए और इन्हें सोल्व कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई, आपने सोल्व कर लिया। ये है दूसरा आसान तरीका जिसका मैंने पिछले पीरियड में जिक्र किया। आप पुराने तरीके से कीजिए या इस तरीके से कीजिए, वो कल मुझे अच्छा लगा था, ये मुझे आज बहुत अच्छा लगा है। तो आप इस तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है ना बेटा?
अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ 25.753। पॉइंट के बाद वालों को सेपरेटली पढ़ा जाता है। 25.753 मत बोलना, 25.753 और नीचे है 0.5341। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। शाबाश, कैलकुलेटर निकालिए और कैलकुलेटर निकाल के इन्हें डायरेक्ट डिवाइड करके देखिए। आप साइड पर इन्हें डिवाइड करके लिख लीजिएगा 25.753 डिवाइडेड बाय 0.5341। आंसर है 48.217। जब हम डिवाइड सिंपली कर सकते हैं तो हमें क्या जरूरत पड़ी है कि इतनी मुशक्कत करे और इसको लोगरिथम से हल करें। सिंपली डिवाइड भी तो कर सकते हैं, लेकिन आपको लोगरिथम सिखाना मकसद है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? आपने इस पूरी वैल्यू को लेट कर लेना है, फर्ज कर लेना है कि दिस इज इक्वल टू एक्स। यानी अगर आपने इसको लेट कर लिया कि ये x है तो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब आपने लिखना है बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लोगरिथम ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने लोगरिथम ले लेना। जब आप लॉग ले लेते हैं लेफ्ट साइड पर तो राइट साइड पर भी लेंगे, सोतेला थोड़ी है ये। और बेटा लोगरिथम की आपने तीन प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। एक प्रॉपर्टी थी कि मल्टीप्लाई होने वाले ऐड हो जाते, दोनों के साथ साथ लॉग लगता है। दूसरी प्रॉपर्टी थी कि डिवाइड होने वाले रूल नहीं करते, डिवाइड होने वाले सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं और दोनों के साथ लॉग लगाना पड़ता है, लॉग लगाना पड़ता है। तो आपने लेफ्ट साइड को एज इट इज रखना है और लॉग 25.753 माइनस लॉग 0.5341 लिख देना। साइड पर रूल का हवाला। अब आपने इस वैल्यू का लोगरिथम फाइंड करना है और याद रखिएगा टेबल से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो एग्जांपल्स किताब में सॉल्व की गई हैं उसमें लॉग टेबल का इस्तेमाल करने की बजाय कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया गया है। यानी इसका मतलब है कि आपको कैलकुलेटर अलाउ है, लेके जा सकते हैं। तो हम लॉग फाइंड करेंगे 25.753। तो ये आपके पास आया 1.4108। 4 डेसिमल तक लिखिए। इसके बाद आपने इसका लॉग लेना। कैलकुलेटर में आपको लोगरिथम फाइंड करना बड़ा आसान है। तो बेटा इसका जो लोगरिथम है वो नेगेटिव आ रहा है और वो आ रहा है -0.2723। आगे भी है, छोड़ दीजिएगा। इसका लोगरिथम जो है वो आपने फाइंड किया और वो नेगेटिव आ रहा है, इसलिए उसे आपने ब्रैकेट में रखा क्योंकि बाहर कौन सा साइन है, माइनस का। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। स्लो करवा रहा हूं। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए। 1.4108 प्लस 0.2723। तो आपके पास आंसर आया 1.6831। ये किसका आंसर है, लॉग एक्स का। और मैंने बताया ना कि आखिरी स्टेप में ये ब्लैंक स्पेस छोड़ते जाइए, आखिरी स्टेप में इसे लाजमी लिखिए। अच्छा, मैं इसे मिटा रहा हूं, ये प्रॉपर्टी मिटा रहा हूं। अब
लास्ट स्टेप को दोबारा से लिख देना चाहिए। ये लॉग उधर जाएगा तो अपना एंटी हो जाएगा, लॉग का क्या हो जाएगा, एंटी, उलट हो जाएगा। तो लॉग के उलट को क्या कहते हैं, एंटी लॉग, एंटी लॉग 1.6831। अब आपने अपने अपने कैलकुलेटर से इसका एंटी लॉग फाइंड करना है। तो आपके पास वैल्यू जो आई वो 48.205 आई। एंटी लॉग फाइंड करने का तरीका ये है कि अपने कैलकुलेटर में पहले शिफ्ट दबाइए फिर लॉग दबाइए, आई ओ लिखा आ जाएगा, उसके बाद वैल्यू लिख दीजिए। अब आप देखिए कि हमने लोगरिथम से फाइंड किया तो हमारा आंसर ये आया, और एक्चुअली आंसर क्या है वो है। अब ये फर्क क्यों आता है बेटा जी, आपने जब लोगरिथम फाइंड किया था तो 4 डेसिमल तक वैल्यू लिखी थी, जबकि आगे की वैल्यू थी और यहाँ भी थी। तो सारी वैल्यूज, अगर सारी वैल्यूज लिखते और ये फाइंड करते तो 7 डेसिमल तक, 4 ये है 3 डिजिट और, तो फिर आपका आंसर थोड़ा और बेहतर हो जाता। तो ये तरीका है लोगरिथम को सॉल्व करने का। रिपीट कर देता हूं कि जो वैल्यू दी जाए उसे लेट कर लो एक्स, दोनों तरफ लोगरिथम ले लो, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं ऐसे बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। इसके साथ भी लॉग लिखो, इसके साथ भी लॉग लिखो। ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं इसलिए सब्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन दोनों के साथ लॉग लिखना, अक्सर बच्चे सेकंड वैल्यू के साथ लॉग नहीं लिखते जल्दी में और गलत हो जाता है। ये दोनों डिवाइड करने हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, दोनों के साथ लॉग लिखोगे। अब इसके लोगरिथमिक वैल्यू फाइंड करो, इसकी फाइंड करो, लेकिन नेगेटिव आएगी तो चूंकि बाहर नेगेटिव साइन है इसलिए इसे ब्रैकेट में रखो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐड कर लोगे दोनों को तो ये वैल्यू आएगी। अब log x उधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा, तो इस वैल्यू का एंटी लॉग फाइंड कर लो। कितना आसान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, ए बी की वैल्यू फाइंड करें। और गिवन क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 5 और ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। देखें, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक तरीका तो ये है कि आप ए माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला लिखें। दूसरा तरीका ये कि ये वैल्यू लेके क्यूबिंग बोथ साइड पे। मैं पहला तरीका फार्मूला मेथड करूंगा, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये इसका फार्मूला है। बाय पुटिंग वैल्यूज, वैल्यूज यहाँ क्या लिखोगे, बाय पुटिंग वैल्यूज। तो देखो इक्वल के नीचे इक्वल का ख्याल रखना, a माइनस बी की वैल्यू क्या है 5, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है 5, और इसकी वैल्यू दे रखी है ये भी कितनी है 5। ए बी फाइंड करना है और a माइनस बी की वैल्यू यही रखनी है जो क्या है 5। तो 5 इंटू 5 और ये 5 माइनस 5 3 15। अब देखिए ये मल्टीप्लाई होके 125 हो जाएगी। आपने ये करना है कि इस वैल्यू को, सिर्फ इस वैल्यू को इधर ले आइए और इस वैल्यू को उधर ले, माइनस है ना, इधर आके प्लस हो जाएगी। और ये साइन नहीं दिया प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाए। प्लस का साइन लिखे ना लिखे कोई हर्ज नहीं, ये इधर आके प्लस हो गई, ये उधर जाके माइनस हो गई। तो 15ab इज इक्वल टू -120/5 में से 125 निकल रहा है, छोटे से बड़ा निकलेगा तो आंसर नेगेटिव है।
अब 15 ए बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, एक स्टेप लिखते हैं। 15 ए बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उधर जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 4 जा 40, 5 2 जा 10, 5 4 जा 40। फिर आपसे एक बार और 3 1 जा 3, 3 8 जा, तो आपके पास ए बी की वैल्यू आई -8। ये आपका आंसर। रिपीट करते हैं। देखो बेटा, आपको दो वैल्यूज दे रखी, आपने स्क्वायर के 5 फार्मूले, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 फार्मूले, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 4ab, ये 5 फार्मूले, और छठा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। 6 फार्मूले स्क्वायर के। क्यूब के 4 फार्मूले, एक फार्मूला है ए प्लस बी होल क्यूब, एक है ए माइनस बी होल क्यूब। जब प्लस का साइन हो तो सारे साइन क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। तो आपने देखा कि ये माइनस है और क्यूब है, तो फार्मूला आपने रखा ए माइनस बी की जगह 5, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह भी 5 आपने पुट किया। 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 125 आएगा, और 5 3 जार 15, ये नेगेटिव है और फाइंड भी करना है, तो इसे लेफ्ट को पे ले आइए और इसको राइट पर ले जाइए। अब 15 उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो आपने देखो ख्याल रखना, इक्वल के नीचे इक्वल का स्टेप्स, प्रेजेंटेशन बड़ी मैटर करती है। आपकी आंसर कॉपी जितनी क्लियर होगी, सिंपल होगी, जितनी वाज़ेह होगी, अट्रैक्टिव होगी, स्टाइलिश होगी, एग्जामिनर इंप्रेस होगा, और एग्जामिनर इंप्रेस होगा तो आपको नंबर देगा। क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लिया बेटा जी। अब इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा, बोर्ड के एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये फैक्टर थ्योरम का है। फाइंड द फैक्टर्स बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, पूरा क्वेश्चन लिखिएगा। फैक्टर थ्योरम की मदद से आपने इसके फैक्टर्स फाइंड करने। तो देखें सॉल्यूशन, इस इक्वेशन को कहते हैं पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ एक्स। क्या कहते हैं बेटा जी, पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ एक्स। ये पोलिनोमियल है और हम लेट कर लेंगे इसको पी एक्स। किताब में भी इसी मेथड से। अब हमारा स्टेप 1 होगा, इसके याद रखिएगा 3 फैक्टर्स हैं, क्योंकि डिग्री इसकी कितनी है 3, तो 3 फैक्टर्स हैं और एक्स की 3 वैल्यूज निकाली जा सकती है। पहला स्टेप होता है कि आप इसमें, इसे इक्वेशन 1 कह दो, आप इसमें एक्स की अपनी मर्जी से वैल्यू पुट करें, और आपकी अपनी मर्जी में मर्जी नहीं होती। तरीका ये होता है कि लास्ट नंबर जो है उसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 1 है, डिवाइड करेंगे 6। अब इस 6 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 से नहीं हो सकता, 5 से नहीं हो सकता, और 6 से भी डिवाइड। इसके फैक्टर +1 भी हो सकता है, -1 भी, +2 भी, -2 भी, +3 भी, -3 भी, +6 भी, -6 भी। यानी आप एक्स की 8 वैल्यूज, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, ट्राई करेंगे इनमें से कोई एक वैल्यू इस पोलिनोमियल को 0 कर दे। तो आपने पहले इसमें वैल्यू पुट करनी है एक्स की 1 + 1 पुट करनी है। अगर आंसर 0 आ जाए तो वेल एंड गुड, अगर ना आए तो फिर एक्स की वैल्यू ट्राई करनी है -1। तो हम पहले इक्वेशन 1 में
एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, आराम से बोल रहा हूं, 1। तो इक्वेशन 1 आपके पास जाहिर करेगी, इंप्लाइज दैट P1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 प्लस 6। देखो बेटा, इसमें अगर कोई भी एक नेगेटिव साइन होना तो आप पहले पॉजिटिव वैल्यू ट्राई कर। अगर सारे पॉजिटिव साइन हो या सारे नेगेटिव साइन हो तो फिर ऐसी सूरत में पॉजिटिव नहीं ट्राई करना, नेगेटिव ट्राई करना। अगर ये पॉजिटिव होता तो फिर आप x की जगह +1 यानी 1 नहीं लिखते, बल्कि क्या ट्राई करते, माइनस। तो आप देखिए यहाँ पर 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 11 वन 11 प्लस 6, 1 माइनस 6 प्लस 11 प्लस 6। गौर करो, सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस। देखो ना, हम गलती कर रहे थे, एक साइन ने सत्यानाश कर दी। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों पॉजिटिव हैं। 1 प्लस 11 कितना होगा, 12। और -6 और -6 कितना होगा, 12। तो आंसर आपके पास क्या आ गया, 0। अगर आप x इज इक्वल टू 1 है और इसे इधर ले आए तो x माइनस 1 इसका फैक्टर कहलाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे देयर फोर, ये अलामत है, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। एक फैक्टर मालूम हो गया, हमें फैक्टराइज करना है इसे बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ये तो हमारा पहला स्टेप है। अब स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 में हम ये करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करेंगे। डिवाइड px। सिर्फ px लिखने का फायदा ये कि इस वैल्यू को आपने px कहा है, तो वरना आपको लिखना पड़ता है डिवाइड एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 इतना बड़ा बाय x माइनस 1 बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो बेटा जी, सिंथेटिक डिवीजन क्या है, आर्म डिवीजन की मॉडर्न फॉर्म है। आर्म डिवीजन की मॉडर्न फॉर्म। अब देखो करना क्या होता है। सिंथेटिक डिवीजन के लिए आपने देखना है कि px में कितनी टर्म है, 4। फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब वाली, फिर एक्स स्क्वायर वाली, फिर एक्स वाली, फिर एक्स के बगैर वाली। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू जो यहाँ लिखी होती है, एक्स क्यूब से पहले जो नंबर लिखा होता है, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। चूंकि नहीं लिखा तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 1 है। तो यहाँ जो नंबर लिखा है, नहीं लिखा तो क्या है, 1। वो वहां उतार दीजिए। फिर थोड़ा सा गैप देकर -6 लिख दीजिए, किसका कोफिशिएंट, किसका, एक्स स्क्वायर का। फिर गैप देकर 11 लिख दीजिए, इसका कोफिशिएंट। फिर गैप देकर -6 लिख दीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद आपने करना ये है कि आपके पास x की वैल्यू क्या आई थी, 1। आपने 1 यहां लिखना। अब तो जैसे देखो, यहाँ पहले नंबर के नीचे यहाँ डैश डाल, डैश, बड़े डैश, और इस नंबर को एज इट इज उतार। अब करना ये कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके आंसर यहाँ देना। क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके आंसर यहाँ देना है। तो 1 1 जा 1, तो आपने 1 यहाँ लिखा। -6 और ये +1 -5 हो गया। फिर -5 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो -5 इंटू 1 कितना हो गया, -5 यहाँ लिख देंगे। और 11 में से 5 निकले तो 6। अब यही हरकत इसके साथ भी करनी है कि 6 इंटू 1 6, तो यहाँ लिखा जाए और यहाँ डिब्बा बना देंगे, डिब्बे में डिब्बा। -6 और +6 क्या होगा, 0। याद रखिएगा, ये कहलाता है रिमाइंडर। थोड़ी फुर्सत हो, वक्त हो, तो आपको कई तरीकों से ये सोल्व करवा के कॉन्सेप्ट बनाना।
अब मुझे बताओ ये कितने नंबर थे? 4। ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये कांस्टेंट। ऐसे ही है ना? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 1, देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर -6, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 11, और कोफिशिएंट ऑफ और कांस्टेंट जो है वो -6। अब यहाँ आपके पास 3 नंबर बचे। याद रखिएगा ये एक्स स्क्वायर का, ये एक्स का कोफिशिएंट है। तो आपके पास द कोशेंट इज, इसकी बजाय लिखेगा अदर टू फैक्टर्स ऑफ पी एक्स आर क्या है? 1x² -5x + 6। कितने नंबर हैं? ये कांस्टेंट है, ये एक्स का कोएफिशिएंट है, और ये एक्स स्क्वायर का। ये कांस्टेंट था, ये एक्स का कोएफिशिएंट, ये एक्स स्क्वायर का, और ये एक्स क्यूब का। अगर 4 नंबर हो तो एक्स क्यूब वाली, अगर 3 नंबर हो तो एक्स स्क्वायर वाली। तो ये 1 फजूल में लिख दिया। ये अदर टू फैक्टर्स ज़हन में रखिएगा कि इसके कितने फैक्टर्स बनने चाहिए? 3 फैक्टर्स, क्योंकि इसकी पावर कितनी है? 3। एक फैक्टर आपको यहां मिल गया, 2 फैक्टर्स आपको यहां मिल गए। तो स्टेप 3 में आप पी एक्स क्या थी? x³ -6x² + 11x -6। आपने इस इक्वल के नीचे इक्वल डालना है, और पहला फैक्टर लिखना है मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टर्स लिखने हैं। ये 2 फैक्टर्स हैं इसके अंदर, 2 फैक्टर्स हैं इसके अंदर। अब जनाब आपको फैक्टराइजेशन आनी चाहिए, और फैक्टराइजेशन की भी टेक्निक बाय ब्रेकिंग मिडिल टर्म बहुत अहम है। अगर नहीं आती तो अभी आपको समझने में मुश्किल होगी। देखिए, अगर आप इसको फैक्टराइज करना चाहते हैं, करना तो है ना, तो आपने यहां पर क्या करना है? x² लिखना है, माइनस ब्रैकेट बना के x बाहर करके +6। देखें, याद रखिएगा यहाँ कोएफिशिएंट नंबर नहीं है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x² जो है 1 है। इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका 1 × 6 6 आता है। 6 के फैक्टर्स होते हैं ये और ये। 6 के फैक्टर्स को प्लस करने से, देखो ये प्लस करने से ये आना। तो मैंने क्या किया, इस 5 की जगह ब्रैकेट बना ली, और ये जो साइन है ना बेटा, ये ऑपरेशनल साइन। यहाँ प्लस लिखा है तो यहाँ प्लस लिखो। अब बताओ 6 और 1 को प्लस करने पर क्या 5 आता है? प्लस करना है। यहाँ देखिएगा ये बताता है प्लस करना है, तो 3 और 2 को प्लस करने से 5 आता है। मिडल टर्म ब्रेक करना। और बेटा जी आप इसे x² -3x -2x + 6। बताइए ये कितनी टर्म्स थी? ये 3। मिडिल टर्म ब्रेक करके कितनी कर ली? 4। अब पेयर बना लेंगे, एक पेयर ये, एक पेयर ये, जोड़े बना लेंगे। जोड़े तो अल्लाह बनाते हैं। तो आप यहां से कॉमन, दोनों में कॉमन x है तो बाकी x -3 बचेगा, और यहाँ -2 है तो x -3 बचेगा। अब बताइए, 4 टर्म थी, 2 जोड़े बने, तो 2 टर्म रह गई। अब इसमें और इसमें देखिए क्या कॉमन है? इसमें और इसमें कॉमन है x -3। करली ब्रैकेट के अंदर इन दोनों में कॉमन क्या है? x -3। तो बाकी क्या बचेगा? तो हम क्या करेंगे, x-1, जो बाकी बचा है वो x-2, और जो कॉमन लिया था x-3, इस तरह से लिखेंगे। देखें ये 3 क्या हो गए? फैक्टर्स हो। रिपीट करते हैं। फैक्टर थ्योरम में जो भी एक्सप्रेशन दी जाए उसे पी एक्स मान लें। पोलिनोमियल एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ एक्स, क्योंकि ये एक्स से मिलकर बने। और एक्स की वैल्यू अपने पास से पुट की, जहां एक्स है वहां 1 लिखा,
सॉल्व किया, 0 आ गया। अगर 0 आ जाए तो आप कहेंगे एक्स की वैल्यू ये सही है। तो एक्स की वैल्यू अगर ये सही है तो 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, हम कहेंगे एक्स माइनस 1 इसका एक फैक्टर। बकिया दो फैक्टर्स फाइंड करने के लिए डिवाइड पी एक्स बाई एक्स माइनस 1 बाई यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन से, और मैंने इसको थोड़ा डिटेल से समझाया है, डिवाइड किया तो हमारे पास ये दूसरे दो फैक्टर आ गए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब वो जो एक्सप्रेशन थी पोलिनोमियल किस तरह से थी, अब देखो उसको हमने इस तरह से लिखा। याद रखो कि इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। हमने इसकी मिडिल टर्म ब्रेक की। बेटा जी अगर मिडिल टर्म ब्रेक करना नहीं आता, फैक्टराइजेशन नहीं आता, तो ये क्वेश्चन मुश्किल होगा। तो फैक्टराइजेशन पहले सीखो। 4.1, 4.2, 4.3 शायद अहम है कि नहीं। 4.1 से 4.5 तक फैक्टराइज करने की 4 एक्सरसाइज। और मैंने आपसे कहा था कि फैक्टराइजेशन के लिए मेरा एक लेक्चर है, फैक्टराइजेशन ऑल इन वन। वो जरूर अटेंड करो, उसे नोट करो, एक एक मेथड बड़ी तफसील से सिखाया गया। कॉन्सेप्ट बनेंगे तो ये काम करना आ जाए। ये आपका रिमाइंडर थ्योरम से है जिसमें सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ये परफेक्ट स्क्वायर मेथड का है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम, एम की किस वैल्यू पर 9x4 प्लस 12x³ प्लस 34x² प्लस mx प्लस 25 विल बी द परफेक्ट स्क्वायर। एक्सरसाइज 5.3 का। तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, डिवीजन की एक किस्म है। आपने यहाँ पर वैल्यू लिखी, करना ये है कि आपने सोचना है कि ये किसका स्क्वायर। आप जानते हैं 9 3 का स्क्वायर है और x4 x² का स्क्वायर। देखो ना ये किसका स्क्वायर है, 3 का, और ये किसका है, x² का। तो आपने यहाँ पर 3x² लिखना है, यहाँ भी प्लस करके 3x² लिखना है, और यहाँ भी 3x²। आप करना है ये है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर, 3 3 9 x² x4 हो गया, तो यहाँ लिखेगा 9x4। साइन चेंज करके इन्हें कैंसिल कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 6x² आएगा। यहाँ वैल्यू एज इट इज उतार लेंगे जो बाकी बची। अब सोचना है कि 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 हो जाए, सारे 2 प्लस 2। x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ हो जाए, x² इंटू एक्स। यहाँ भी प्लस 2x लिखना है, यहाँ भी प्लस 2x लिखना है, ऊपर लिखा। अब याद रखिए कि ये 2x इससे मल्टीप्लाई करेगा और ये 2x इससे भी मल्टीप्लाई करेगा। तो 2x इंटू 6x² क्या होगा, 12x³। 2x इंटू 2x क्या हो गया, 4x²। साइन चेंज करेंगे, ये तो कैंसिल हो गए। और ये आपका थोड़ा सा इधर करके लिखेगा, 6x² प्लस 4x, क्योंकि यहाँ एक वैल्यू आ रही है। 34 में से 4 गया तो ये 30x² प्लस mx प्लस 25। अब आपने फिर सोचना है कि 6x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि 30x² आ जाए। तो 6 5 आर 30। अब यहाँ भी प्लस 5 लिखना है, यहाँ भी लिख दीजिए, कोई हर्ज नहीं है। तो वो जो 5 है ना, ये वाला इनसे मल्टीप्लाई करें। 5 इंटू 6x² 30x²। 5 इंटू 4x प्लस था, 5 4 सा 20x, और 5 5 आर 25। साइन चेंज कर दें, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। तो बेटा आपके पास mx माइनस 20x आ गया। सोचिए, कट सकता था, काश m की जगह क्या लिखा होता,
अगर यहाँ m की जगह 20 लिखा होता तो ये कट जाता। इसका मतलब m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। कैसे, आप ये रिमाइंडर बाकी बचा, आप इसे लेट करेंगे 0 के बराबर, इस वैल्यू को उधर ले जाएंगे और ये x इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके ये डिवाइड करेगा। तो m आपके पास आया 20। ये आपका आंसर। थक तो नहीं गए ना बेटा जी? देखें, जब पूरा मैथमेटिक्स आपने समझ के कर लिया हो तो फिर मॉडल पेपर सॉल्व करने में मजा आता है, वरना तो बोरियत होती है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन आपके पास दे रखी है। देखिए ये मोड कहलाता है। 5x-4 के 5x-3 के गिर्द मोड है। x इसमें से बरामद कर रहा है, तो ये 4 यहाँ डिवाइड कर रहा है, आप इसे उधर भेज के मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जो 8 है क्या माइनस हो रहा है, उधर जाके इसे प्लस कर दीजिए। तो मोड 5x-3 आपके पास कितना आया, 12। मोड 5x-3 आपके पास आया 12, नए पेज पर आ गया। अब मोड हटाने का जुर्माना है। मोड हटाओगे तो दूसरी तरफ प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस आएगा। आप इस माइनस को उधर भेज दो तो ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा खुशी से। ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो इसे उधर भेज के डिवाइड कर दो। लेकिन ये आपके पास x की वैल्यू तो नहीं आई ना, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस साइन है, इसलिए ये 3 बेचारा हैरान है कि इसमें ऐड होना है या इसको इसमें सब्ट्रैक्ट होना है। पता ही नहीं है कि 12 पॉजिटिव है 12 नेगेटिव है। पॉजिटिव जो है वो किसी ऐसे के पास जाए जिसके बारे में पता ही नहीं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर तो वो पॉजिटिव होता तो ये पॉजिटिव उस पॉजिटिव में ऐड हो जाता, और अगर वो नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव उसके साथ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाता, या उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाता या उसको सब्ट्रैक्ट कर देता। तो आपने क्या करना है, इस वैल्यू को एक बार पॉजिटिव साइन के साथ एज इट इज लिखना है और एक बार इसको नेगेटिव के साथ एज इट इज लिखना है। तो आप बताइए 3 में प्लस करो 12 तो ये कितने आया, 15। और 3 में से 12 माइनस करो तो कितना आया, -9। 5 3 आर 15, तो x इज इक्वल टू 3 आया। और यहां डिवाइड नहीं हो रहे तो यही आएगा। अब सॉल्यूशन सेट लिखने की जगह नहीं है तो अगले पेज पर जाते हैं। सॉल्यूशन सेट की हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे इस तरह से। पहले छोटी वैल्यू देखो, ये छोटी है, -9/5 छोटी है, नेगेटिव हमेशा छोटी होती है, और ये बड़ी है। तो आपके पास ये सॉल्यूशन सेट आ गया। जब आप सॉल्यूशन सेट लिखते हैं तो उसका मतलब आंसर ही है, तो नीचे इजाफी ans नहीं लिखना चाहिए, बेवकूफी नालायकी है। जैसे संगे मरमर का पत्थर, अरे भाई संग का मतलब ही पत्थर है। माह रमजान का महीना, तो भाई माह का मतलब क्या है, महीना। तो सादगी में हम थोड़ी सी गलतियां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सोल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। पहले तो हेडिंग डालो सॉल्यूशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लो क्या है। क्वाड्रेटिक फार्मूला याद है ना आपको, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम ए कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को बी कहते हैं और कांस्टेंट को सी कहते हैं। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला। अकॉर्डिंग टू, बेटा किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की। तो जिसकी वैल्यू फाइंड, अगर यहाँ पर वाई स्क्वायर और वाई होता तो आप यहाँ वाई लिखते,
क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स है तो एक्स की दो वैल्यूज निकलेंगी, और फार्मूला बताता है कि दो वैल्यूज क्या है, एक है -b प्लस अंडर बी स्क्वायर -4ac होल डिवाइड बाई 2a, और दूसरी है -b माइनस अंडर बी स्क्वायर -4ac अपान 2a। आपको याद है ये चैप्टर 6 में 6.2 एक्सरसाइज है, और 6.1 में हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और फैक्टराइजेशन सीखा था। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ये फार्मूला ड्राइव करना आपने सीखा। बाय पुटिंग वैल्यूज, वैल्यूज पुट करनी है, तो आपके पास वैल्यूज जो होंगी वो ब्रैकेट में रखी जाएंगी। बी की जगह -5 है, प्लस माइनस अंडर बी की जगह -5 -4, ए की जगह 2, सी की जगह 3 होल डिवाइडेड बाय 2a की जगह 2। तो मेरा बेटा ये +5 हो गया, प्लस माइनस अंडर -5 का स्क्वायर कितना हुआ 25। देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और प्लस से ही लिखा जाता है। 4 2 8, 8 3 24 होल डिवाइड बाय 4। अब आप जानते हैं 5 प्लस माइनस √1, और ये तो बहुत ही मशहूर है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 जो है वो 1 ही होता है। तो आप इसके दो हिस्से करते, दो वैल्यूज है ना, एक वैल्यू एक्स की है 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, और दूसरी वैल्यू है 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 4। तो एक्स की एक वैल्यू होगी 6/4, दूसरी वैल्यू होगी 4/4। 4 1 = 4, 2 2 = 4, 2 3 = 6। एक एक्स की वैल्यू आई 3/2, और दूसरी एक्स की वैल्यू आई 1। डिब्बे बना लीजिए, हेडिंग डालिए सॉल्यूशन सेट की, और पहले इनमें देखिए छोटी कौन सी है। तो 3/2 जो है वो 1.5 होती है, 1.5, और ये 1 है, तो छोटी कौन है 1, और बड़ी कौन है 3/2। और अगर आप यहाँ x लिख देते हैं ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी कर सकते थे मोड वाले में, तो कोई हर्ज नहीं है। ये आपका सॉल्यूशन सेट आया, x की दो वैल्यूज आए। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें थ्योरम दे रखा है और चॉइस में है कि आप प्रैक्टिकल ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। कहता है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी बनानी है। इसमें नियर एंगल ए दे रखा है 65 डिग्री, नियर एंगल बी दे रखा है 40 डिग्री, और नियर ऑफ द लेंथ ऑफ साइड बीसी दे रखी है 5.8 सेंटीमीटर। देखो बेटा, सॉल्व करते हुए, बेटा जी सॉल्व करते हुए पहले देखिए कि अगर दो एंगल दे रखे हैं तो तीसरा एंगल फाइंड करें। एज वी नो दैट, लिखिएगा, एज वी नो दैट मेयर एंगल ए प्लस मेयर एंगल बी प्लस मेयर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है किसी भी ट्राइंगल में। वैल्यूज पुट कर दीजिए। 65 डिग्री है, तो ये 105 डिग्री हुआ। अब इसमें से ये माइनस करें तो आपके पास क्लियर एंगल सी आ गया 75 डिग्री। ये एंगल फाइंड करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको जो लाइन दे रखी है, जो साइड दे रखी है, उसका एक एंड पॉइंट है बी और दूसरा एंड पॉइंट है
सी। ठीक है ना। अब आपने कंस्ट्रक्शन की हेडिंग डाली। और बेटा ये करना है कि इस लाइन को उतना ड्रा करना है, स्केल रखकर नाप के ड्रा करना है 5.8 सेंटीमीटर। इसका एक एंड पॉइंट ये है, इसको बी कह देना है। एक एंड पॉइंट ये है, इसको सी कह देना। अब आपने यहाँ पर अपना प्रोटेक्टर यानी अपनी डी रखनी है। डी जानते हो ना, डी। और जनाब इस तरह से रखनी है कि ये वर्टिकल लाइन यहाँ पर हो और ये जो डी का सुराख है वो यहाँ पर। अब देखना है मेयर एंगल बी कितना था। तो मेयर एंगल बी उसने दे रखा है 40 डिग्री। तो यहाँ देखिएगा 10, 20, 30, 40। आपने 40 डिग्री के सामने पॉइंट लगा दिया और इस वर्टेक्स को इस पॉइंट से मिलाते हुए सीधी लाइन खींचनी है। इस तरह स्केल रखकर खींचनी, इस तरह नहीं खींचनी, ये थोड़ी टेढ़ी। फिर आपने ये डी यहां से उठा लिया था, मैं भी उठा लेता हूं। अब जनाब आपने ये प्रोटेक्टर यहां रखना है। अब आपने एंगल सी देखना है जो आपने फाइंड कर लिया था 75 डिग्री। और बेटा जी इधर से मेयर करना है और 70 इधर से मेयर करना है और 75 डिग्री पर यहाँ पर एक पॉइंट लगा देना है। एक पॉइंट दिया था, आप इन दोनों को आपस में मिलाते हुए लाइन आगे एक्सटेंड कर दें। एक्स्ट्रा गार्डनिंग और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ए का नाम दे देंगे और इस प्रोटेक्टर को भी हटा देंगे और मेंशन कर देंगे कि दिस एंगल इज 40 डिग्री एंड दिस एंगल इज 75 डिग्री। अगर आपको मुश्किल हो तो इस क्वेश्चन की वीडियो को रिपीट करके बार बार देखिए और इस तरह खुद करने की कोशिश कीजिए, आपकी ट्रायंगल बन जाएगी। तो आपको पहले क्या करना है, थर्ड एंगल इसलिए फाइंड करना है कि जो आपको साइड दे रखी है उसका एक एंगल हमें मालूम है, दूसरा एंगल हमें मालूम करना है। तो ये पास्टुलेट है सप्लीमेंट्री एंगल की, ये हमने अप्लाई। क्वेश्चन नंबर 12 के 5 पार्ट्स दिए हैं और आपने इन्हें फैक्टराइज करना है। पहला पार्ट 4x4 प्लस 625। सोल्यूशन हेडिंग डाली, क्वेश्चन को दोबारा नोट किया और जहां क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है उसके नीचे इक्वल का साइन डाला। देखिए ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से होगा या एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग मेथड से होगा। इसका तरीका ये है कि आपने सोचना है कि ये किसका स्क्वायर है, तो जनाब ये 2x स्क्वायर का स्क्वायर है और ये 625 जो है ये 25 का स्क्वायर है। अब ये फैक्टराइज नहीं हो सकते। अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो आप स्क्वायर हटाकर एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिख देते और फार्मूला होता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। और आप क्या इसे करते, 2x स्क्वायर माइनस 25 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 25। लेकिन यहाँ बदकिस्मती से पॉजिटिव साइन। तो आपने करना ये है कि इसमें एक बार ट्वाइस ऑफ फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू ऐड करनी है और दूसरी बार इसे इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना। यानी जो दो वो वापस ले लो, प्यार करो और थप्पड़ भी मार दो। तो आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, देना भी है और वापस भी ले लेना है। तो एक्चुअली आपने कितनी वैल्यू दी, 2 to the 4 इंटू 25 100x स्क्वायर दी। तो आपने यहां लिखना है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 100x स्क्वायर। और बेटा जी ये आपका एक कंप्लीट फार्मूला है। कौन सा फार्मूला, अगर आप इसको ए समझो इसे बी समझो तो ये भी ए है ये भी बी है, तो आप क्या पढ़ोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab बाय यूजिंग फार्मूला डिफरेंस देना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विच इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस पर आपने फार्मूला लगा दिया जिसको मैंने मेंशन किया है। इसमें ए क्या है और बी क्या है और ऑपरेशनल साइन यानी मिडल साइन इसको देख के तो आपने ए लिखना है प्लस बी लिखना है, ऊपर स्क्वायर डालना है और वो दुम छल्ला साथ चिपका रहेगा। वो एक्स्ट्रा वैल्यू है, वो लेना चाहते थे आप, लेकिन अब वो काम में आएगी। ये 100x² सब्ट्रैक्ट करना था और आप जानते हैं कि 100x² जो है वो किसी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 10x। इक्वल के नीचे इक्वल का ख्याल है। अब आपने फिर फार्मूला यूज करना है। बाय यूजिंग फार्मूला चाहे तो साइड पर ये स्टेटमेंट और रेफरेंस दे सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आपने करना ये है कि स्क्वायर हटाकर इसे एक बार माइनस करना है और दूसरी बार आपने इसको प्लस कर देना। तो आपने करली ब्रैकेट को छोटा कर देना है और छोटी ब्रैकेट को खत्म कर देना और इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। यही आंसर छोड़ दीजिएगा, हालांकि हो सकता है कि ये आगे सोल्व हो सकता हो, लेकिन आप आंसर यहाँ पर कंप्लीट समझिए। 4x² माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x सॉरी -2y माइनस। सोल्यूशन की हेडिंग डाल लेते हैं। हाँ तो बेटा जी, अगर आप गौर से देखें ना तो ये एक कंप्लीट स्क्वायर वैल्यू। आपने पहले क्वेश्चन लिखना है बड़े सब्र के साथ, फिर आपने इसको देखना है। माइनस कॉमन लेंगे तो y² प्लस 2y प्लस 1 होगा। तीन टर्म है, पहली और तीसरी किसी का स्क्वायर और ये ट्वाइस ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड 2ab। कैसे? आपने करना ये है कि यहाँ करली ब्रैकेट बना ले। ये किसका स्क्वायर है? ए का। और ये किसका स्क्वायर है? 1 का। ये y का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है। अब आपने ए मानना है, y को ए मानना है और 1 को बी मानना है। तो देखिए यहाँ पर 2ab करेंगे, 2ab करेंगे तो वही आ जाएगी। अब फार्मूला यहाँ लगेगा a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और फार्मूला किसका है? ये ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो बेटा जी आपने अब करली ब्रैकेट खत्म कर देनी है और लिखना है कि ये y+1 का होल स्क्वायर है। पहली का स्क्वायर हटा दीजिए, दूसरे का साइन ले लीजिए और तीसरे का स्क्वायर हटा दीजिए। इन्हीं पेज पर जा रहा हूं, दोबारा रिपीट नहीं करता आखिरी स्टेप को। आप जानते हैं 4x² जो है वो 2x का स्क्वायर है और ये तो पहले ही y+1 का स्क्वायर। इस पर फिर फार्मूला लगा। बाय यूजिंग फार्मूला a² माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस। आप जानते हैं दोनों स्क्वायर हैं, दरम्यान में माइनस है, तो एक बार स्क्वायर हटा के इन्हें माइनस कर दीजिए और दूसरी बार इन्हें प्लस कर दीजिए। इस तरह ये हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 1 और वो होगा 2x प्लस वाई प्लस 1। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 3 बहुत आसान
2x प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 2x माइनस जेड का स्क्वायर। यहाँ जो फार्मूला अप्लाई होता है मैं मजाक में उसे बावला फार्मूला कहता हूँ कि बावले बच्चों को भी वो फार्मूला याद होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। तो स्टाइल की खातिर उसी तरह मेन हेडिंग डालेगा सॉल्यूशन की। क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। और बाय यूजिंग फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आपने स्क्वायर हटाकर एक बार माइनस में और एक बार प्लस में इनको लिख देना है। स्क्वायर हटाकर एक बार माइनस में लिख दिया। अब इसकी जगह प्लस करके लिखना है और स्क्वायर नहीं डालना। ब्रैकेट ओपन कर लीजिएगा। जब ये ब्रैकेट खत्म करेंगे तो करली ब्रैकेट छोटी हो जाएगी। 2x प्लस जेड माइनस 2x प्लस जेड और इसी तरह 2x प्लस जेड प्लस 2x माइनस जेड। तो बेटा इसमें ये और ये कैंसिल हो गए, ये बचा 2z और ये कैंसिल हो गए और वहां बचा 2x प्लस 2x 4x। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8zx या 8xz ये आपका आंसर। तो बेटा जी आपने क्वेश्चन नोट कर लिया। उसके बाद आप गौर करेंगे कि ये और ये किसी का क्यूब। यहाँ फार्मूला कौन सा रहेगा अभी हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये दोनों क्यूब है, इन्हें पहले लिख लीजिएगा और उसके बाद इनको बाद में लिखिएगा। अब देखिए इनको नजरअंदाज कर दीजिएगा, पहले इन पर गौर करें कि किसका क्यूब है। 1/3 का। और ये किसका क्यूब है, वाई स्क्वायर का। अच्छा अब आपने यहां से कॉमन ले लेना है, क्या, वाई स्क्वायर, अकेला वाई स्क्वायर। तो बाकी बचेगा 1/3 प्लस वाई स्क्वायर। और फार्मूले की शेप में लाना। और फार्मूले की शेप में लाने के लिए आपने इस टर्म को फार्मूले की शेप में लाने के लिए इस टर्म को 3 से मल्टीप्लाई भी करें और 3 से डिवाइड भी करें। अब गौर कीजिएगा, अगर मैं इसको ए कहता हूं और इसको बी कहता हूं तो ये भी ए है और ये भी बी है, ये ए है और ये बी है। तो बाय यूजिंग फार्मूला फार्मूले का हवाला दें। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब। अब देखिए अगर मैं इसको ए मानूं और इसको बी बोलूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस। तो जनाब यहाँ ए का मतलब है 1/3 और बी का मतलब है वाई स्क्वायर। तो आप इसे 1/3 यानी ए प्लस वाई स्क्वायर यानी बी ए प्लस बी का होल क्यूब कह सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का लास्ट पार्ट है, वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 98। तो बेटा जी ये बाय ब्रेकिंग द मिडिल टर्म से होगा। आप ये करते हैं कि यहाँ मिडिल नंबर की जगह ब्रैकेट बना लेते हैं, -98। अब आप जानते हैं कि वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर को इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास यहाँ 98 आया। 98 के फैक्टर्स करेंगे, 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा, 2 9 जा, 7 से होगा, 7 7 जा। तो इसका मतलब है कि एक फैक्टर 14 बना और दूसरा फैक्टर 98 का 7 बना। 14 में से 7 माइनस कर दें, यहाँ देखिएगा 14 में से 7 माइनस कर दें तो 14 माइनस 7 7 आएगा।
अब तरीका ये होगा कि आपने ये ऑपरेशनल साइन कहलाता है, दरमियान में लिखना है, और 98 का फैक्टर एक यहाँ और दूसरा यहाँ। अब ब्रैकेट खोल लीजिएगा, वाई स्क्वायर प्लस 14y माइनस 7y माइनस 98। इसमें से और इसमें से जोड़े बनाकर कॉमन ले ले। यहां से y कॉमन लिया तो बाकी y प्लस 14 बचा। यहां से -7 कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने पर अगला साइन चेंज हो जाएगा, और नंबर कॉमन लेने पर अगले वैल्यू डिवाइड हो जाएगी उस नंबर से। तो एक तो ये माइनस की जगह प्लस हो गया। अब 98 को 7 से डिवाइड करके देखिएगा, 14 आएगा। किसी वैल्यू को एक फैक्टर से डिवाइड करें तो दूसरा फैक्टर आ जाता है। 7 वन जा 7, बाकी 2 बचा। 7 4 जा 28। दोबारा से यहाँ y प्लस 14 कॉमन ले लीजिए, और बाकी बचेगा y माइनस 7। ये आपका इस तरह ये फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा जी ग्राफ का है, और ग्राफ के लिए हमने वीडियो अपलोड कर रखी है। थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्लासरूम हो तो बच्चों के पास ग्राफ पेपर होते हैं, और हम राउंड लगाकर चेक कर लेते हैं कि वो ग्राफ ठीक बना रहे हैं कि नहीं। तो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 13 ग्राफ का है, और ग्राफ का करना है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आपकी फैक्टराइजेशन पर कमांड है तो फैक्टराइजेशन कीजिए, वरना ग्राफ बनाना सीखिए, बड़ा अहम है। और फैक्टराइजेशन इतना बड़ा काम सीखने से बेहतर है, इस वक्त वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, आप ग्राफ बनाना सीखिए। ग्राफ की अलग से वीडियो मौजूद है। तो आपने 7.3 के लास्ट क्वेश्चन, 2 लाइनों के ग्राफ वाले, 7.3 एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको 10 नंबर का थ्योरम दिया गया है, साथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी चैप्टर 16 की 16.2। 16.1 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 16.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 16.2 का क्वेश्चन दिया है, और ये क्वेश्चन नंबर 14 है। कहते हैं यूज डिस्टेंस फार्मूला टू शो दैट द पॉइंट्स। डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए साबित कीजिए कि ये पॉइंट्स जो मैं लिख रहा हूं, जो दे रखे हैं, फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ बराबर होती है। तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो ज़हन में रखिएगा कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों पॉइंट्स हैं, और इन पॉइंट्स को हम कहते हैं वर्टाइसेस। वर्टेक्स की जमा है, वर्टेक्स का मतलब होता है कोना। ये आपका एल है, ये एम है, और ये एन है। तीनों साइड्स की तीनों साइड्स की लेंथ बराबर होनी चाहिए। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है? देखिए, अहम तो प्रेजेंटेशन है और मेथड है। आपने लेट कर लेना है एल को x1 y1, m को x2 y2, और n को x3 y3। और अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला, या डिस्टेंस फार्मूला की हेडिंग डाल दीजिए। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला की स्टेटमेंट लिखिए, या डिस्टेंस फार्मूला की हेडिंग डाल दें। नंबर 1 सब हेडिंग होगी लेंथ ऑफ साइड एल एम, इस तरह से ये आपकी सब हेडिंग। तो मोड एल एम, देखिए डिस्टेंस फार्मूला बताता है कि सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स माइनस कर दें। एल एम, सेकंड पॉइंट कौन है? एम। एम में से एल माइनस करें तो डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। x2 की वैल्यू -1 है, x2 की वैल्यू -1 है, और x1 की वैल्यू 0। y2 की वैल्यू 0 है, और y1 की वैल्यू √3।
तो आपके पास ये हुआ अंडर -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर। नहीं, पेज पर जा रहा हूं। आप चाहें तो लास्ट स्टेप को यहाँ पर दोबारा से लिखें या ना चाहें तो कोई हर्ज नहीं। ये जो है -1 का स्क्वायर होता है +1 और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। तो ये आपके पास हुआ 4 एंड 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2। तो आप स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए उर्फे आम में, तो आंसर 2 यूनिट हुआ। ज़ाहिर लेंथ है तो इसकी कोई ना कोई यूनिट तो होगी। अब यूनिट मीटर भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी हो सकती है, मिलीमीटर भी हो सकती है। तो जब यूनिट मेंशन करना हो तो आप सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर लिखने की बजाय सिर्फ यूनिट लिख दिया करें। नंबर 2, लेंथ ऑफ साइड MN मोड MN। अब बेटा n के कोऑर्डिनेट्स में से m के कोऑर्डिनेट्स माइनस करने हैं, n में से m माइनस करना है। तो ये आपके पास होगा x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। 1 माइनस x3 की वैल्यू 1 है और x2 की वैल्यू -1 है। अब देखें, इस x2 की जगह -1 लिखना है, लेकिन इससे पहले माइनस का साइन है, तो आप एक छोटी ब्रैकेट में -1 लिखें और इस तरह से करें। आप चाहें तो ये करली ब्रैकेट भी बना सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं। y3 की वैल्यू है 0 और y2 की वैल्यू भी है 0। तो बेटा यहाँ पर माइनस टू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 का स्क्वायर और ये 0 - 0 0 का स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ सिर्फ ये बचा, वो तो 0 है, ये 2 का स्क्वायर। और 2 का स्क्वायर जो है 2 का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए, तो ये भी आंसर आया 2 यूनिट। डिब्बे में डिब्बा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, LM हो गई, MN हो गई, अब NL या LN जो भी कह लें, लेंथ ऑफ साइड अगर आप NL कहते हैं, N से L तक की, यहां से यहां तक की लेंथ हो या यहां से वहां तक की लेंथ हो, आप वहां से यहां तक नापें या यहां से वहां तक नापें, बात एक ही है। आप NL कहते हैं तो देखिए टेक्निकली आप L में से N के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करें। अब L के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1, और N के क्या हैं, x3 और y1 माइनस y। अब याद रखिएगा, अच्छा मैं बार बार ये कहता हूँ जेन में रखिएगा, तो रखेंगे कहाँ, जेन में तो रखेंगे। तो बेटा जी याद रखना है आपने कि अगर एन एल को आप x3 माइनस x1 लिख देते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअली आपको समझना चाहिए कि n से l तक का डिस्टेंस फाइंड करें तो l इज द सेकंड पॉइंट, और सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स माइनस किए जाते हैं। कोई हर्ज नहीं है, कोई गलती नहीं करते। तो x1 की जगह आपने क्या रखा, 0, और x3 की जगह आपने रखा 1, y1 की जगह आपने रखा √3 और y3 की जगह आपने रखा 0। तो आप जानते हैं ये -1 का स्क्वायर और ये √3 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर जो है वो +1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ये आपके पास हुआ 4 विच इज द स्क्वायर ऑफ 2।
तो आपके पास यहां भी आंसर है 2 यूनिट्स। ये मोड एन एल है। तीनों साइड्स की लेंथ बराबर हो गई। लेकिन बेटा आपको एग्जाम में कंक्लूजन लिखना होता है, नतीजा क्या निकला, रिजल्ट क्या आया। तो मैं ये मिटाकर यहां पर रिजल्ट लिख देता हूं। रिजल्ट क्या हुआ, आप लिखेंगे सिंस मोड एल एम इज इक्वल टू 2 यूनिट, मोड एम एन is equal to 2 unit. Mode NL is also 2 units. That is LM, MN और NL, इन तीनों की लेंथ्स बराबर हैं। लेंथ्स ऑफ थ्री साइड्स होती थी ऑफ ट्राइंगल LMN आर इक्वल। लिखना चाहिए मेयर ऑफ द लेंथ ऑफ, क्या लिखना चाहिए, मेयर। लेकिन आप सिंपली लिख सकते हैं लेंथ ऑफ three sides of triangle LMN are equal. Therefore, given points are the vertices. कोने, given points are the vertices of an equilateral triangle. तो जनाब ये था आपके आखिरी क्वेश्चन का सलूशन। मेरी एडवाइस ये है कि आप ग्राफ कर लीजिएगा और एनालिटिकल ज्योमेट्री कर लीजिएगा। और अगर आपने आगे प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल लेनी है तो याद रखिएगा कि फैक्टराइजेशन के बगैर फर्स्ट ईयर में मत जाइएगा, बड़ी बेइज्जती होगी। फर्स्ट ईयर की बेस जो है वो अलजबरा और ट्रिग्नोमेट्री है। अलजबरा में भी आपको बेसिक फार्मूले जो चैप्टर 3 के हैं बहुत अच्छे आने चाहिए, और चैप्टर 4 की फैक्टराइजेशन बहुत अच्छी है। अगर आपको चैप्टर 4 और चैप्टर 3, ये दो चैप्टर्स 3 और 4, ये दो चैप्टर्स पर आपकी फुल कमांड नहीं है, रिपीट कर रहा हूं, अगर चैप्टर 3 और 4 पर आपकी फुल कमांड नहीं है तो फर्स्ट ईयर में प्री इंजीनियरिंग लेने से पहले 10 बार सोचिएगा, क्योंकि वो डिपेंड इन पर करता है। जब बकिया पूरे मैथमेटिक्स में मैं समझता हूँ कि कोई फर्स्ट ईयर में जाने के लिए चैप्टर इतना अहम नहीं है जितना चैप्टर 3 और 4 अहम है। तो बेटा जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी काबिलियत देखते हुए, अपना पोटेंशियल देखते हुए आप कितना हार्ड वर्क कर सकते हैं, कितना सेक्रीफाइस कर सकते हैं, ये देखते हुए फर्स्ट ईयर में प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल लीजिएगा। अब ये बात जहन में रखिएगा, हमेशा जहन में रखिएगा, आप किसी भी तालीमी इदारे में पढ़ने नहीं जाते, सीखने जाते। पढ़ने का मतलब होता है कि आप सीखें, घर जाके प्रैक्टिस करें, इतनी प्रैक्टिस करें कि वो याद हो जाए, अगले दिन रिवाइज करके उस इदारे में जाएं और सीखने के लिए आप बिल्कुल परफेक्ट हो, वरना आपको क्लास में बोरियत होगी। अगर मैथमेटिक्स है तो आपने जहां सीखा, जिस कोचिंग सेंटर से सीखा, जिस कॉलेज से सीखा, जिस स्कूल से सीखा, आपने वहां से सीखने के बाद घर आके उसकी प्रैक्टिस इतनी करनी है कि आप परफेक्ट हो जाएं, क्योंकि मैथ बाय प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। फिर उसके बाद आपसे अगले दिन रिवाइज करके क्लास अटेंड करने जाइए तो आपको क्लास में बहुत अच्छा समझ आएगा। लेकिन अगर आपने घर जाके उसकी प्रैक्टिस नहीं की तो याददाश्त की बुनियाद पर हो सकता है अगले दिन आपको कुछ समझ आ जाए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपका समझ आना बंद हो जाएगा, आपकी काबिलियत कम होती जाएगी। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पढ़ने का तरीका ये है कि जो आप सीखते हो उसी दिन घर आके याद कर लो, याद करने के बाद उसकी प्रैक्टिस कर लो, लिख कर चेक कर लो कि आप लिख सकते हो कि नहीं, और अगले दिन रिवाइज करो और फिर सीखने के लिए जाओ। इसको LMPR मेथड कहते हैं, LMPR मेथड। ये बड़ा नेचुरल मेथड है पढ़ने का।
और इंशाल्लाह मैं किसी वक्त आपको ये मेथड सिखाऊंगा। पहले बच्चे इस पर अमल करते थे और बड़ा शानदार स्कोर करते थे और उनमें एबिलिटी भी होती थी, लेकिन अब बच्चों ने अमल करना छोड़ दिया है। वो क्लास अटेंड करने को पढ़ना कहते हैं, जबकि पढ़ने का मतलब होता है सीखना, याद करना, प्रैक्टिस करना, रिवाइज करना और फिर सीखने के लिए जाना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सिखाने की जिम्मेदारी टीचर की, उसको याद रखने की या याद करने की, प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी सेम डे स्टूडेंट की। आप किसी भी कोचिंग जाते हो, सीखने के लिए जाते हो, ताकि उसे याद करना आसान हो जाए, उसको समझना आसान हो जाए, फिर आप उसकी प्रैक्टिस करके देखते हो कि आप खुद भी कर सकते हो या नहीं। अगर आप घर में उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, उसे याद नहीं करते, तो बेटा जी आप वक्त जाया करो। मैंने बड़े आसान और बड़े स्लो स्लो तरीके से आपको ये मॉडल पेपर सोल्व कराया है। ये मेरी मिजाज के मुताबिक नहीं। ठीक है। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज, अपनी दुआ में याद